जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम ई सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो नुकसान कम होगा। ये बात कितनी सच है? ई सिगरेट एक बहुत बड़ा धोखा है। क्या ज़रूरत है एक सभ्य समाज में एक हुक्का बार की? 30-25 साल के बीच में जो अभी-अभी ई सिगरेट्स और वेपिंग और ये हुक्का स्टार्ट करते हैं, उनके कंप्लीटली डैमेज लंग के साथ हमारे ओपीडीज़ में आते हैं। वो कंप्लीटली डैमेज लंग। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करता, वो है अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, कैम्फर जलाना या कुछ। तो बहुत लोग हमें ये बताते हैं गुनगुना पानी पीजिए, बिल्कुल। उससे लंग्स हाइजीन मेंटेन होती है। बिल्कुल। ये बात कितनी सच है? कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन अपनी लंग कैपेसिटी को कम करते जा रहे हैं। कि अगर मैं स्मोकिंग भी नहीं करती हम्म। तो और मैं पहाड़ों पे रहने लग जाऊं बिल्कुल। तो क्या मैं ज़्यादा जीऊंगी? ये आपके फेफड़ों की हालत है आजकल। ये देखिए। सांस लेना भी सजा लगता है, किसी शायर ने यूं ही लिख दिया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले ये लाइन रोज अपने जहन में सोचते हैं, वही सोचकर बाहर निकलते हैं। ठंड ज़्यादा होती है तो सांस लेना दूभर हो जाता है, लेकिन सांस लेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो कैसे आप जी सकते हैं और अपनी सांसों को सेहतमंद बना सकते हैं? आपके फेफड़ों की सेहत को कैसे दुरुस्त रखा जा सकता है? दिल्ली एनसीआर या देश के किसी भी शहर में रहते हुए क्या सेहतमंद सांसें मुमकिन हैं या वो ज़माना जा चुका है? हमारे साथ आज डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हैं, जो लंग्स से जुड़े हुए हर मामलों के एक्सपर्ट हैं, मेदांता से जुड़े हुए हैं और थोरेसिक सर्जरी में इनकी स्पेशलिटी है। डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। हम आमतौर पर जब कोई स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग एक बार में समझ जाते हैं कि ये दिल के डॉक्टर हैं। जी, जी। थोरेसिक सर्जरी वाले डॉक्टर जो होते हैं वो किस चीज़ के डॉक्टर होते हैं? अब इतनी ही स्पष्ट भाषा में कहें तो हम फेफड़े के डॉक्टर हैं, लंग्स के लंग्स के डॉक्टर हैं। और लंग में भी हम लंग के सर्जन्स हैं। थोरेसिक सर्जन्स जो हैं होते हैं वो लंग के सर्जन होते हैं। लंग, जैसा कि आपने अभी कहा, लंग पिछले 4-5 साल में बहुत ही उभर के जो एक स्पेशलिटी आई है या लोगों को पता चला है, वो लंग है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं देता हूँ कोविड को। कोविड ने लंग्स की अहमियत बहुत बढ़ा दी। बिल्कुल, क्योंकि शायद कोविड से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि हमारे हार्ट के आसपास 2 फेफड़े हैं जो कि हमारे श्वास को चलाते हैं, उसी से सब कुछ चल रहा है। जब कोविड आया, जब पेशेंट लोग उससे बीमार होना शुरू हुए, मुझे लगता है वहाँ से सारा पर्सपेक्टिव लंग की तरफ मुड़ गया। सो आई ऑलवेज से कि पिछले 20 साल जो थे वो हार्ट अटैक, MI इनके थे। जो अगले 20-25 साल होंगे वो लंग के होंगे। ये आपके शेर ने ही हमें बता दिया। अब इस शेर में एक बड़ी ही दिलचस्प बात है आपकी कि आपने कहा कि दिल्ली मैम बदनाम ज़्यादा है। मुझे लगता है कि दिल्ली उतनी बुरी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, या मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करता है, या फॉरेन मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करता है। बेचारी दिल्ली ना बदनाम बहुत है। और ये शायद मुझे लगता है कि धुएं और गैस चेंबर में औरंगजेब के ज़माने से जैसा आप देख रही हैं। हाँ, मैंने ये मीम देखा था कि औरंगजेब अब हिस्ट्री का नहीं, करंट अफेयर्स का का विषय इशू है। सो एक छोटी सी, जैसे आपने चीज़ बोली मैम, कि हम पोल्यूशन की बहुत बात करते हैं, दिल्ली की बहुत बात करते हैं कि दिल्ली के ही फेफड़े। तो एक 2-3 चीज़ें मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली वी आर ए वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। और हम ग्रोथ की तरफ बहुत तेज़ अग्रसर हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो। बट कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं इस ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। वो चीज़ें क्या है? जैसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, गलत तरीके से किया गया कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा बेचा जाना, ख़रीदा जाना, रोड्स पे होना, पोल्यूशन चेकिंग ना होना, और बहुत सारे ऐसे कुछ पुराने प्रॉब्लम्स जो, जैसे पराली बर्निंग पंजाब की एक बड़ी पुरानी प्रॉब्लम, लेकिन जो सॉल्वेबल थी, उसको अब एसेंचुएट करके अब उन सब ने इंडिया में पोल्यूशन लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी एक WHO की रिपोर्ट लास्ट 2-3 महीने पहले आई। मोस्ट पोल्यूटेड 20 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया की 15 सिटीज़ हैं, और उसमें दिल्ली में फर्स्ट नहीं है। दिल्ली को ऐसे ही बदनाम किया, वो दिल्ली 5वें-6ठे नंबर पे है। उसमें कानपुर है और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के ज़िले हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं दिल्ली के कंपैरेटिवली। सो ये एक मिथ है कि दिल्ली पोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा है, पर सिर्फ दिल्ली नहीं है। 15 शहर जो आपने कहे उसमें दिल्ली के साथ गाजियाबाद और नोएडा भी है, तो बिल्कुल है। 3 तो इधर ही हैं। मैंने नेशनल कैपिटल रीजन उसमें आता शामिल है, है, शामिल है।
बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि कोविड ने लंग्स की अहमियत बढ़ाई, जी। तो क्या ये बात सच है कि कोविड ने लंग्स को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, और वो क्या बुरे असर हैं जो लोगों पर आए? जी। देखिए, कोविड में बेसिकली क्या था, इट वाज़ अ वायरल इन्फेक्शन। द प्राइम ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जो हम कहते हैं मेन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लंग था। जी। सो शुरू में फर्स्ट वेव में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट सेकंड वेव आते आते बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे लंग फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया, फेफड़ों में छोटे छोटे बुल्ले बन गए जो फट गए, न्यूमोथोरैक्स हुए, पेशेंट को हवा भर गई फेफड़े के अंदर। सो मल्टीपल एक्यूट प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ हुई जिनकी इम्यूनिटी कम थी, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स। इन सब में हमने कोविड की मार को सबसे ज़्यादा देखा। उनमें बहुत सारी चीज़ें बहुत खतरनाक भी थी। आपने नाम सुना होगा ब्लैक फंगस का। जी। तो ब्लैक फंगस उन लोगों को हुई जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स ले रहे थे, इम्यूनोथेरेपीज़ ले रहे थे, मतलब कीमोथेरेपीज़ पे थे, या किसी तरह से अनकंट्रोल्ड डायबिटिक थे। उन पेशेंट्स में पूरे के पूरे फेफड़े ख़राब हो गए। बहुत सारे हमने पेशेंट्स में देखा लंग फाइब्रोसिस, फेफड़ों का छोटा हो जाना, सांस ही नहीं आ रहा था, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा उन पेशेंट्स को। सो ये थे एक्यूट इफ़ेक्ट्स। जी। और क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स क्या हुए मैम इनके, कि हर किसी की कुछ परसेंटेज ऑफ लंग कैपेसिटी ज़रूर रिड्यूस हुई इससे। जिसको भी कोविड हुआ वो रिजॉल्व भी हो गया, लेकिन वो जो डर मन में बैठ गया, और उस डर की वजह से लोगों ने एक्सरसाइज करना छोड़ दी, बहुत सारी चीज़ें करना छोड़ दी। उसके बाद फिर डॉक्टर्स के समझाने की वजह से अब लोग फिर भी कुछ कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं। बट अगले 2-3 साल के लिए लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे इन चीज़ों से। और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए लंग में, हमने बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा देखा। अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो ख़त्म हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकल चेंज जो है वो हम डॉक्टर्स को और आप जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा कहीं क्या जाके। ये मुमकिन है कि उस समय जो नुकसान फेफड़ों को हुआ, उसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब एटलीस्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस बेटर हो गई हैं, बट आप एक चीज़ समझिए, जैसे सपोज करिए ये 20-25 साल पहले ये मेरे हाथ पे एक चोट लगी थी। ये चोट अब ठीक हो चुकी है, बट इसके स्कार्स अभी भी यहाँ पे हैं। सो आप मानेंगे नहीं, वो लंग्स पे वो स्कार्स अभी भी वहाँ पे हैं जो कोविड ने हमें दिए हैं। उसके ऊपर दुगनी मार है पोल्यूशन की। तीसरा स्मोकिंग, वेपिंग, ई सिगरेट्स, हुक्का बार्स, ये सब चीज़ें ये हमारे फेफड़ों को ख़त्म कर रही हैं। ऑलमोस्ट हम अपनी लाइफ को 5-5, 10-10 साल पीछे करते जा रहे हैं ये सब चीज़ों के मिक्सचर से। अगर हम और आप अगर आप और मैं आराम से सेम तरीके से बैठ के सोचें कि हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं 100% मैम। क्या ज़रूरत है एक सभ्य समाज में एक हुक्का बार की, आप मुझे बताइए। कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक वो क्या कहते हैं उसको दिखाने के लिए, एक स्टेटस, उसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। और इनसे जो मार और आपको एक बात और बताता हूँ मैम, ये कोविड जो 19 था दैट इज़ नॉट द लास्ट वायरल इन्फेक्शन द ह्यूमन काइंड से। ऐसा नहीं है कि वो हो गया अब उसके बाद कभी होगा ही कुछ नहीं। नहीं होगा। हर साल कुछ ना कुछ वायरल चेंज, आप अभी देखती होंगी मैम, हर जब सीज़न चेंज होता है, हर बच्चे को, हर किसी को एक ज़ुकाम सा होता है, उसका गला ख़राब होता है, आजकल एंटीबायोटिक लिख देते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, वो लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? ये सब कुछ कोविड जैसे ही वायरसेस हैं जो अब रूप बदल बदल के आ रहे हैं हमारी लंग कैपेसिटी को मारने के लिए। सो कुछ ना कुछ तो अब हमको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट अगर ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो इसको कैसे करें। अब एनवायरमेंटल तो मैं मानता हूँ कि हैं, लेकिन जो मैन मेड हैं एटलीस्ट हम उनको तो ख़त्म कर सकते मैं हैं। उसी पर आने वाली थी कि पोल्यूशन का हम बहुत हद तक कुछ नहीं कर सकते, जो हम फैला रहे हैं उसके अलावा हम कुछ नहीं कर बिल्कुल। सकते। लेकिन जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम ई सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो नुकसान कम होगा। ये बात कितनी सच है? बिल्कुल। ई सिगरेट एक बहुत बड़ा धोखा है मैम बेसिकली। एक चाइनीज़ फार्मासिस्ट थे, उन्होंने, बिकॉज ही वॉज अ हैवी स्मोकर, उन्होंने इसको ईजाद करने की कोशिश की, उस सेम टेस्ट सब कुछ ईथर के साथ बनाने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई सिगरेट्स या वेपिंग या इन सब चीज़ों की है, ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सिगरेट के डब्बे के ऊपर एटलीस्ट सरकार ने वो वार्निंग तो लगाई है ना कि अगर आप पिएंगे तो हो सकता है आपको मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो जाए। एक ई सिगरेट लोग ये समझ के पीते हैं कि वो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, जबकि वो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं है। इट्स मच वर्स देन
आपको कैसे पता है कि वो उल्लास नगर में बैठा हुआ या यूसुफ सराय में एक खोखा लगा के वो ये वेपिंग का सारा ईथर का मटेरियल बना रहा है, उसकी क्या रेगुलेशंस है, वो क्या केमिकल्स यूज़ कर रहा है, आपके बच्चे वो केमिकल्स कैसे ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, क्या उसका कोई मापदंड है? कोई मापदंड नहीं है। इसीलिए अब लेटेस्ट मैंने पिछले कम से कम 2 से 3 साल में बिल्कुल यंग लड़के 20-25 साल के बीच में जो अभी अभी ई सिगरेट्स और वेपिंग और ये हुक्का स्टार्ट करते हैं, उनके कम्प्लीटली डैमेज लंग के साथ हमारे ओपीडीज में आते हैं। वो कम्प्लीटली डैमेज लंग, इतनी बुरी हालत होती है उनकी कि उनको फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए हमें बताना पड़ता है कि आपके लंग्स इतने ख़त्म हो चुके हैं कि अब ये नॉर्मल अगले 1-2 साल में सांस लेने लायक नहीं रहेंगे, हो सकता है हमको इनको चेंज करना ये पड़े। जो फ्लेवर्ड हुक्काज आते हैं जिन्हें बड़ा ऐसा माना जाता है पान फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर है, इससे तो कोई नुकसान नहीं होता होगा, ये भी गलत है? हर चीज़ जो एक्सेस में है वो गलत है, पहली चीज़। और जितनी भी कृत्रिम चीज़ें आप ले रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो गलत है। सबसे इम्पॉर्टेंट धुआं, अगर आप धुआं किसी भी फॉर्म में अपने शरीर में ले रहे हैं, पोल्यूशन क्या है मैम? 2 ही चीज़ों का मिश्रण है, धूल और धुआं। सिगरेट क्या है? धुआं। गाड़ी का पोल्यूशन क्या है? धुआं। सड़क कंस्ट्रक्शन क्या है? धूल। आपको 2 चीज़ों को, 2 वर्ड्स को ध्यान में रखना है, धू और धू, धूल और धुआं। ये 2 वर्ड्स आप अपने ध्यान में रखिए। जो भी एक्सेस इन 2 चीज़ों का कर रहा है वो अपनी फेफड़ों को, अपने शरीर को पूरी तरह से मार रहा है। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर ये भी कहते हैं कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनके धुएं से भी जिन लोगों को परेशानी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। मैं एक बहुत ही आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करता वो है अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, कैम्फर जलाना या कुछ। क्योंकि हम लंग केयर फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएटेड हैं, प्रोफेसर अरविंद कुमार मेरे हेड हैं, उनके साथ हमने ये संस्था बनाई। हम बहुत सारे चीज़ें करते हैं इन द पोल्यूशन सेक्टर, लोगों को समझाने के लिए। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जो आप कहते हैं वो जलाते हैं, और उसके साथ AQI मीटर रखते हैं। तो AQI मीटर जो नॉर्मली मिलता है उसकी कैपेसिटी 2000-3000 तक मैक्सिमम होती है। 5 मिनट के अंदर जब वो धूप बत्ती जलती है वो 3000 पहुँच जाती है। तो जब आप छोटे से मंदिर में बैठे हैं, आपने 2 धूप बत्तियाँ जलाई हैं, वहाँ का AQI कम से कम 5 से 10,000 हो जाता है। अब आप उस 10,000 के AQI पे 15 से 20 मिनट में कम से कम 20 सिगरेट तो वहीं बैठ के पी रहे हैं आप। अरे बाबा। और आपको कैसे पता कि वो जो केमिकल्स उस धूप में पड़े हैं, जो आपके सुगंध के लिए हैं वो अलग है, पर वो क्या जलाने के लिए, क्या उसको कलर देने के लिए, क्या फ्लेवर देने के लिए कर रहा है, आपको पता ही नहीं। आप क्या अंदर ले रहे हैं आपको पता नहीं है, और धुआं निकल ही रहा है। और धुआं निकल रही है। तो आपने केमिकल्स भी लिए, आपने धुआं भी लिया। आप सोचिए कुछ देर के अंदर भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने अपनी, वो उससे बेहतर है अगर आप वहाँ बैठ के मेडिटेशन करें बिना किसी उसके, सो आप फार बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे, शायद धार्मिक तरीके से। आपने कैम्फर का भी जिक्र किया, जिसे बिल्कुल। आम लोग भाषा में कपूर कहते हैं, बिल्कुल। वो भी नहीं जलाना मैम, चाहिए? कपूर जो पुराने फॉर्म में आता था, जो रेगुलेटेड, जो रॉ कपूर, ऐसा तो अब आता नहीं है। अब तो मोस्टली केमिकल कपूर्स आते हैं, आप उनको जला के कभी देखिए, वो ब्लैक तार छोड़ते हैं पीछे। वैसा कपूर तो बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमें थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत होती है जब हम पूजा कर रहे होते हैं या कुछ। सो आजकल बहुत सारे बैटरी वाले लैंप्स आए हैं, आप वो जलाइए अगर मन के लिए ही आपने जलाना है। 100% मना करूँगा मैं किसी भी तरह की धूप बत्ती, किसी भी तरह की अगरबत्ती, किसी भी तरह के कैम्फर को जलाने के लिए। घी का दिया जलाया जा सकता है, उससे जलाया धुआं जा नहीं सकता निकलता। है, लेकिन अगर धुआं नहीं है और थोड़ा सा बड़ा एरिया है आपका, अगर आप बहुत छोटे एरिया में हैं उसको भी अवॉइड करिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपके पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं, धूल और धुआं, इन 2 चीज़ों को अवॉइड करें अगर आपके सुनने वाले लोग, सो वो अपने आप को बहुत हद तक पोल्यूशन और बाकी फेफड़ों की मार से बचा सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, आस्था मन से जुड़ी हुई होती है, ना अगरबत्ती से जुड़ी होती है, ना धूप बत्ती से जुड़ी होती है। खासतौर पर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के अगर मरीज़ हैं आप, तो आप खुद ही धूल और धुएं से परेशान हो जाएंगे जब धूप और अगरबत्ती बिल्कुल जलाई जाएगी। हालांकि आस्था का सवाल है और हिंदुस्तान में लोगों को इस बात के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हमारी कोशिश जारी कोशिश है। तो हमेशा जारी रहेगी मैम। ऐसी जगह पर अगर एयर प्यूरिफायर रख दिया जाए जी, तो क्या वो कुछ मदद करे? बहुत कॉमनली मैम मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल्यूशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कुछ सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन में मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं 2 आंसर ज़रूर दूं कि एयर प्यूरिफायर इज़ ए सोल्यूशन और मास्क आर ए सोल्यूशन। पहली चीज़ पे आते हैं, एयर प्यूरिफायर। अगर आपके स्टूडियो को हमें एयर पोल्यूशन से बचाना है, जी।
सो एक तो जो एयर प्यूरीफायर यहाँ लगाने होंगे वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए, उसके हेपा फिल्टर्स बहुत बार चेंज होने चाहिए, उसको पूरे रेगुलेटरी जैसे उसका वो होता है वो करना है, और इतनी सी जगह के लिए कम से कम 5 एयर प्यूरीफायर्स होंगे, तब यहाँ का AQI लेवल जो है वो 20 या 25 जो कि नॉर्मल WHO वैल्यू है उतना आ जाएगा। अब ठीक है, मैं और आप बैठे हैं, 2-3 घंटे हम बैठे, वो चल रहा है 20-25 से, दैट्स गुड। जैसे ही वो दरवाज़ा मैम खुलेगा तो बाहर की एयर और अंदर की एयर, फिजिक्स हमने सबने पढ़ा है, बाहर की एयर और अंदर की एयर मिक्स हो जाएगी, आपके एयर प्यूरीफायर का कोई रोल नहीं रहा। तो फिर वो सोल्यूशन कैसे हुआ? इट इज़ रिकमेंडेड बाई अस। कुछ पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, कौन? जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेफड़े की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, जैसे आपने बोला हाई एंड एस्थमास हैं, COPDs के पेशेंट है, खांसते रहते हैं बेचारे, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है उनके कमरे में लगा दिया जाए, क्योंकि उनको आप थोड़ी देर के लिए कमरे में कन्फाइन भी कर सकते हैं। आप मुझे और अपने आप को कितनी देर एक छोटे कमरे में कन्फाइन करके रखेंगी? जाना तो हमने बाहर की एयर बाहर में जाना ही पड़ेगा। सो इसीलिए एयर प्यूरीफायर कैन बी ए टेम्परेरी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी ए परमानेंट सोल्यूशन। ये वैसे ही हो गया मैम जैसे हमारे पानी हमें प्रकृति ने बिल्कुल फ्री दिया था, हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर करके अब 300-300 रुपये की बॉटल में बेचते हैं उसको। आपको याद होगा छोटे बचपन में जब फुटबॉल खेल रहे होते थे या फील्ड पे खेल रहे होते थे, नलका स्टार्ट करते थे, पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब आप करने देंगी अपने बच्चों को ये? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो उसी तरह मैम आज से 5 से 10 साल के बाद बच्चों को आप बाहर नहीं निकलने देंगे मास्क, बड़े बड़े एयर मास्क के बिना, अगर हमने आज कुछ नहीं किया। अब ये हुआ पहला जी। दूसरा आपका था कि मास्क। मास्क हम मास्क 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है जो नॉर्मल लेडीज़ घर पे यूज़ करती हैं, चुन्नी बांध ली, थोड़ा सा कपड़ा बांध लिया, दैट इज़ मोस्टली फॉर की जो वो तड़का लगा रही होती हैं उसकी, उससे बचने के लिए ठीक है, दैट इज़ नॉट बैड, बट उससे आप किसी भी पोल्यूशन और किसी भी वायरल डिजीज से नहीं बच सकते, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरा बच सकते हैं। एक मास्क होता है मैम जो हम लगाते हैं सर्जन जब हम ऑपरेट करते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का मास्क होता है, बहुत कॉमनली मिलता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं और सोचते हैं कि अब ये मास्क लगाने के बाद पोल्यूशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यूजलेस। वो सिर्फ एक ही चीज़ से बचाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। थर्ड मास्क जिसको N95 कहते हैं, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिका, लोग डरे हुए थे, लोगों ने पहना भी। आप मुझे याद कराइए जब आप कोविड के टाइम पे वो मास्क पहनती थी, आप कॉन्टिन्यूसली कितनी देर पहन पाती थी? वो थोड़ी देर में ऐसे हो जाता था क्योंकि सांस नहीं आती थी। अगर उस N95 के मास्क से पोल्यूशन से आपको बचना है तो जितनी देर आप बाहर के एनवायरनमेंट में हैं, एक रोज़ एक नया मास्क आपकी नाक को कवर करता हुआ पूरा, जिससे ना ही बाहर की एयर अंदर आ सके और ना ही अंदर की एयर बाहर जा सके, वो मास्क आपको पहनना है, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू वेयर। सो इसलिए वो सोल्यूशन नहीं हुआ। अब कहाँ पहनना हो सकता है? अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं, आधे घंटे का कुछ मूवमेंट है आपका, आप वहाँ यूज़ कर लीजिए, बट तब भी उसको बिल्कुल प्रॉपरली टक इन करना है। वो नया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 20 बार यूज़ किया हुआ मास्क आपने पहना, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और कुछ पेशेंट जिनको CO2 रिटेंशन होने का प्रॉब्लम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है जिनके शरीर में, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक ये मास्क पहन के रहेंगे, वो बेहोश भी हो सकते हैं। सो अगेन इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द पोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है मैम? वही दिमाग में 2 वर्ड्स को रखना, धूल और धुआं, और उसके छोटे छोटे सोल्यूशन निकालना। एक कल ही मैं अमृतसर में था 2-3 दिन पहले, एक किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या सोल्यूशन करेंगे पोल्यूशन के लिए, मुझे बताइए। तो ठीक है, मैंने बहुत सारे बताए, जैसे कार पूलिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर मैंने उनको बोला कि आप ये सब छोड़ दीजिए, आप एक चीज़ सोचिए कि आप यहाँ बैठे हैं, मेरे 100 मीटर के दायरे में अगर मैं चीज़ों को कम कर सकूं, पोल्यूशन को, क्या क्या हो सकता है? धूप बत्ती जलाना कम करें, कुछ ये जो बाहर आप शाम को देखते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे सर्दियों में लोग गार्ड्स क्या करते हैं, वो बुरा अलाव जलाते हैं, जला के उसको जला देते हैं, वो बंद करिए। आप बाहर, आपके स्टूडियो के बाहर एक पेवमेंट है और उसके बाद सड़क स्टार्ट हो जाती है जो सरकार की बनाई हुई है, इसके बीच में कम से कम इतना एरिया है जो कच्चा है बिल्कुल, उस पर हमेशा डस्ट होती है। आप एक काम करिए, कुछ पैसा खर्च करके हर आदमी इस नोएडा का अपने घर का बाहर का उसको पक्का करा दे, ठीक है? जितने आपके पार्क्स हैं उसमें जहाँ धूल है वहाँ सब पे ग्रास लगवा दीजिए, ठीक है? 10 to 20% PM 2.5 लेवल आपका कम हो जाएगा। एक सिंपल सोल्यूशन अपने 100 मीटर में करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया को संवारने निकलिए, बट अपने घर के बाहर की पेमेंट तो आप पक्की करा ही सकते हैं ना।
यहीं से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाइए। 100 सोल्यूशन है अगर हम करना चाहें, और अगर हम ना करना चाहें तो सरकार करेगी, मोदी साहब करेंगे, बीजेपी करेगी, आप कोई करेगी, और करेगा, हम हम नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। ठीक है जी, अब वो कोई भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है। वैसे दिल्ली में देश की सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं, आप जिन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो हम ईवी पर शिफ्ट हो सकते हैं आने बिल्कुल हो वाले सकता समय है, में। हम बिल्कुल। ईवी फ्रेंडली मैं नेशन बनने जा रहे हैं। जापान गया था, दे हैव शिफ्टेड टोक्यो, तो चलिए बहुत बड़ा शहर है। मैं क्योटो गया था, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो में लंग ट्रांसप्लांट का कुछ वो था। मैंने वहाँ देखा 100% ऑफ कार्स आर ईवी नाउ। कोई नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में शिफ्ट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी बहुत यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मतलब वो सोच ही नहीं रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन को हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो ख़त्म कर चुके हैं, कई सेक्टर्स में तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, कुछ सेक्टर्स में अगले 2-3 साल में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो सारे के सारे जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं शहर के बाहर शिफ्ट कर दी गई हैं। सो सरकारों को भी सोचना है, ऐसा नहीं है। अब लोग पूछते हैं, अब मैं ये बात पूछता हूँ कि जब इलेक्शन आते हैं, तो जब हमारे पास लोग वोट मांगने आते हैं, जब वो बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम क्यों नहीं पूछते हैं उनसे कि अगले 5 साल के पोल्यूशन का आपका क्या एजेंडा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जल रहा होता है पोल्यूशन की मार में अक्टूबर से लेके जनवरी तक। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा तो बताइए हमको। जब हम ये पूछना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है वो भी कुछ करना स्टार्ट कर दें, और पहले वो हमसे पूछेंगे भैया आप क्या कर रहे हो, तो हम भी करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल सही बात। सो ये दोनों जब पहिए एक साथ चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सारी जो समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, छोटे छोटे कदम भी उठाए जाएं तो निकल आएगा। बिल्कुल। इन सब समस्याओं के बीच में हम अपने फेफड़ों का ख्याल अगर रखना चाहते हैं, तो बहुत लोग हमें ये बताते हैं गुनगुना पानी पीजिए, उससे लंग्स हाइजीन मेंटेन होती है। ये बात कितनी सच है? चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़े से लंग के बारे में ही फैक्ट्स बताता हूँ मैं। सबसे पहले अगर आप अपने लंग को हेल्दी रखना चाहते हैं, सबसे पहले सीधा बैठना स्टार्ट करिए। अच्छा, ठीक है, अभी ये ऐसे करके बैठना ही 10% आपकी लंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे लंग्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, लोअर जोन्स जो हैं लंग के वो दबते जा रहे हैं। आप सीधा बैठिए, सीधा बैठने से ही 10% कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ये पहला, लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड करेंगे। अब दूसरी चीज़ कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। जैसे आपने कहा, अगर आपको आपके डॉक्टर ने वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है तो 8 गिलास पानी पीना आपके लिए अनिवार्य है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, मोस्ट समझदार क्रीचर है। जब प्यास लगती है तो एक जानवर भी पानी पीता है। हमारे पास अथॉरिटी है कि बिना प्यास के भी हम पानी को लेके पी सकते हैं। तो ये इस चीज़ को करिए, स्टार्ट करिए। एटलीस्ट 8 ग्लासेस 2 to 3 लीटर्स ऑफ पानी रोज़ का पीना स्टार्ट करिए। लंग जितना भी बॉडी हाइड्रेट, 70% ऑफ ऑल द टिश्यूज़ आर वाटर, सो जितना हाइड्रेशन रहेगा उतना बेहतर। तीसरी चीज़, लोग बहुत सारे पूछते हैं कि जी एक्सरसाइज क्या करें, करें भी या ना करें। सो सबसे पहला मैम कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन अपनी लंग कैपेसिटी को कम करते जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज क्या हो सकती है? अगर किसी के पास टाइम है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर कार्डियो करे, वेट ट्रेनिंग करे, सब कुछ करे। और किसी के पास टाइम नहीं है तो वो एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि बैठा हुआ है कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो एक लंबी सांस खींचे, लंग को पूरा फुलाए और 40 सेकंड्स के लिए सांस रोक ले, और 40 सेकंड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ दें। हर घंटे में एक बार करिए आप इसको, ठीक है। मैं शर्त लगाता हूं कि आपके जितने भी सुनने और देखने वाले होंगे, 70% लोग 40 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाएंगे। पर धीरे धीरे करेंगे तो बढ़ जाएगी। लेकिन आज शुरू करेंगे और उसमें एक एक सेकंड का इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो शायद हो सकता है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने, 2 महीने बाद आप 40 पे पहुंच जाए, विच इज़ अ ग्रीन साइन। जब तक आप 40 से कम हैं तो एक रेड बल्ब चलता रहेगा। सो आप अपनी लंग कैपेसिटी को अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में, अपने ऑपरेशन थिएटर में बैठ के बढ़ा सकते हैं। कहीं भी कर आपको सकते हैं। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। रनिंग, वॉकिंग कितनी अच्छी मानी जाती बहुत है अच्छी, लंग्स के लिए। अगर लेकिन उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए जब हमारा AQI लेवल 250 के अबव जाता है, क्योंकि उससे हम थोड़ा सा डैमेज कर रहे हैं लंग्स को। जब आप नॉर्मल टाइम है 100% करिए। आपको अपना FEV1 मतलब आपकी लंग की कैपेसिटी FEC को बढ़ा के ही रखना है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा आपको बताऊंगा, पोल्यूशन एक राक्षस है, हमारे लंग्स 2 लंग्स योद्धा हैं।
योद्धा उस राक्षस के अगेंस्ट लड़ेंगे, योद्धा पावरफुल होंगे तो वो पोल्यूशन को मार पाएंगे, योद्धा वीक होंगे पोल्यूशन उन योद्धाओं को मार देगा। तो लंग को हेल्दी रखने के 2-3 तरीके मैंने आपको यहीं बता दिए। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा, आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, नोट कीजिए आज से और अभी से हर मिनट पे 40 सेकंड के लिए अपनी सांस को लंबा खींचिए, रोकिए और उसके बाद छोड़िए। जब आप 40 सेकंड अचीव कर लें, पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने दिनों में आपने वो टारगेट अचीव किया है। हम ज़रूर आपको डॉक्टर साहब से वापस कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर पुरी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर मैं स्मोकिंग भी नहीं करती तो और मैं पहाड़ों पे रहने लग जाऊं तो क्या मैं ज़्यादा जीऊँगी? बिल्कुल मैम, 100%। अच्छा। बहुत सारी स्टडीज़ मैम अब ये कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा डर क्या है मैम? हमारा सबसे बड़ा डर हमारी मौत है। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये लॉन्जिविटी या उम्र को कम करता है पोल्यूशन और जो बीमारियां आजकल आ रही हैं? जी। 100%। बहुत सारे शोध हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप इतनी पोल्यूटेड एयर में 200-250 के AQI पे टू PM 2.5 पे अगर आप सांस लेते हैं, आपके कम से कम लाइफ के 3 या 4 साल कम हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव मतलब एक डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे कि हमें बीमार कर रहा है, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, वो बहुत सारी बीमारियां, ये कोविड-19 ये सब हो रही हैं। और दूसरा कि इकोनॉमिक बर्डन हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये समझिए मेरे जैसा यंग आदमी बीमार हो जाए, फिर वो हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिक जो ग्रोथ में मेरा कंट्रीब्यूशन देश का रहेगा वो नहीं हो पाएगा। मैं कुछ काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट्स को ठीक करता हूँ, मैं उन पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाऊँगा। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बहुत ज़्यादा बर्डन अपने देश के ऊपर इन वजहों से डाल रहे हैं। सो ऑब्वियसली मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आज तैयारी कर लीजिए। कुछ जो बातें सिंपल बताई जा रही हैं एटलीस्ट उनको फॉलो कर लीजिए। आपको कोई बहुत बड़ी, वो तो बात की बात है कि हम बड़े बड़े सॉल्यूशंस क्या निकालते हैं, पहले छोटे छोटे तो निकाल लें। तो इसका मतलब मैं अगर साल में 6 महीने पहाड़ में रहा हूँ तो कुछ डिविडेंड कमा लूँगी? ये पॉसिबल नहीं है मैम। आप ये सोचिए कि भारत के कितने लोग हैं, पहले वो पहाड़ों में जाएंगे कैसे? इतने तो पहाड़ों में जगह ही नहीं है। गर्मियों में वो शिमला विमला जाना स्टार्ट अच्छा, कर सब देते हैं। चले गए तो वहाँ भी पोल्यूशन हो जाए। बिल्कुल। वो गाड़ियाँ जब वो लेके जाते हैं मैम, आपको पता नहीं है कि वो लोग हमें कितनी गालियाँ देते होंगे। वो सोचते होंगे कि हम अपना पूरा का पूरा पोल्यूशन और गंद और वो प्लास्टिक लेके उनके वहाँ पे आ गए हैं, जो कि बहुत साफ़ है। ठीक है। सो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच में ये बात सच है कि अगर इस पोल्यूशन, इस बीमारियों को कम कर दिया जाए तो हमारी लाइफ 5 से 6 साल बढ़ जाएगी। आपने कहा पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर होता है। पोल्यूशन का लिंक है लंग कैंसर से? सिर्फ लंग कैंसर नहीं मैम, आपके बालों से लेके आपके पाँव के नाखून तक होने वाली हर बीमारी का पोल्यूशन और उसके चीज़ों से असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आजकल हेयर लॉस बहुत हो रहा है लोगों को, जगह जगह आपके हेयर क्लिनिक्स खुल गए हैं, वो सब कुछ। एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है। आपकी विजन कम हो रही है बहुत लोगों की, एक बहुत बड़ा कारण। ओबेसिटी बढ़ रही है, छोटे बच्चे भी मोटे हो रहे हैं और जो मिडिल एज के लोग हैं वो भी मोटे हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है। क्या लिंक है मोटापे? ऑप्सिनोजन है, इट्स एन ऑप्सिनोजन। मतलब आपके मोटापे को बढ़ाने का एक तरीका, एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है जिससे समझाया गया है कि ये कैसे ओबेसिटी को बढ़ाएगा। लंग कैंसर दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर, जो पेशेंट को 5 से 6 महीने में मार सकता है। डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके स्मोकिंग और पोल्यूशन का। स्मोक जो आप स्मोक करते हैं, जो भी लोग करते हैं बहुत ही शौक से करते हैं, 70 के करीब कार्सिनोजेंस होते हैं। 70 कैंसर के टुकड़े आप शरीर में ले रहे हैं आप एक एक पफ से, उसमें से 66 पोल्यूशन के धुएं में पाए गए हैं। तो वो भी हम पोल्यूशन के कारण अंदर ले रहे हैं। तो इसमें आइंस्टाइन का दिमाग तो लगेगा नहीं कि अगर आप सिगरेट से कैंसर हो रहा है, जो कि डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो इसका मतलब आपके पोल्यूशन से भी कैंसर हो रहा है। आप समझ रहे हैं, सिगरेट में जो कैंसर वाले कण हैं वही कैंसर वाले कण हवा में, प्रदूषित हवा में मौजूद हैं। तो अगर हम सिगरेट नहीं पी रहे तो भी हम सिगरेट पी रहे हैं। अब इसको भी मैं समझाता हूँ मैम। देखिए, हमने एक शोध किया मैम कुछ साल पहले। जैसे हमने एक शोध किया मैम, कुछ पेशेंट्स हमने हमारे हिस्टोरिकल लिए 80s के पेशेंट्स और कुछ हमने 2018 के पेशेंट्स लिए। कंपैरिजन किया हमारे ओपीडी आउटपुट से। हमारी ओपीडी में जो लंग कैंसर के पेशेंट आ रहे थे, हमने देखा कि जब 1980s में पेशेंट, एक लंग कैंसर का स्पेसिफिक पेशेंट होता था, बूढ़ा इंसान जिसने कम से कम 15-20 साल सिगरेट पी हो और वो मेल है, ये हमारा नॉर्मल। ठीक है।
अब 40% हमारा जो पेशेंट है वो फीमेल्स हैं। कम से कम 40% पेशेंट, 40 to 50% पेशेंट है जिसने सिगरेट को आज तक टच भी नहीं किया है। और वो जो 60-70 वाला मेल था वो अब 30 से 40 के बीच में पहुंच गया है। तो कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पोल्यूशन की ही मार है। अभी कुछ दिन पहले मैम डॉक्टर अरविंद और हमने एक सर्जरी किया, 24 साल का यंग लड़का स्टेज 3 लंग कैंसर के साथ हमारे पास आया। उसको पहले कीमोथेरेपी दिया, फिर सर्जरी किया, अब उसको दोबारा कीमोथेरेपी मिलेगी। रीज़न कुछ भी नहीं, रीज़न सिर्फ पोल्यूशन और उसका एक पर्टिकुलर शहर में रहना जहाँ का AQI लेवल बहुत ख़राब है। जब हमने उसके फेफड़े के अंदर गए, मैं नहीं चाहता दुनिया में कोई अपना फेफड़ा देखे, हम तो रोज़ देखते हैं। सो वो फेफड़े बिल्कुल काले पड़ गए थे। ये आपके फेफड़ों की हालत है आजकल। ये देखिए इस साइड पे फेफड़ा है, राइट साइड के ऊपर। हाँ। ये भी कुछ प्रॉब्लम है इस पेशेंट को, तभी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। दूरबीन डाली है हमने छाती के अंदर, और ये फेफड़ा एक मिडल मतलब 20-25 साल के इंसान का है जी। और ये फेफड़ा भी एक 20-25 साल के इंसान का एक तरफ लिखा है हेल्दी पिंक लंग्स। ये पिंक कलर का है मैम देखिए, और ये काले रंग का है। ये पिंक कलर का सिर्फ इसलिए है, जो सवाल आपने पूछा था कि कुछ ऐसे एरियाज इंडिया के जहाँ कोई अर्बनाइजेशन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, बिल्कुल रॉ एरियाज़ हैं, अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पानी प्योर पीते हैं, हवा प्योर है, ये वहाँ का फेफड़ा है। पहाड़ में रहने वाले इंसान का। मैं जवाब मतलब जगह नहीं बताऊंगा मैम, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कि कहाँ मिलती है ये साफ हवा, हम जानना चाहते हैं। और ये है मैम इंडिया के एक हाई AQI रीजन के तो डॉक्टर साहब सेम ये एज जो ग्रुप ये का जो ब्लैक फेफड़ा। लंग्स हैं हमारे, तो ये हो चुके होंगे, दिल्ली में ही रहते हैं हम ऐसा सालों से। कोई लंग नहीं है मैम जो पिछले 5 साल में हमने एक्सप्लोर किया हो जिसके ऊपर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स ना मिले हो हमें। बड़ा सवाल है, हम जी कैसे रहे हैं ऐसे फेफड़ों के साथ? हम सिर्फ मैम प्रभु की कृपा से जी रहे हैं बिना अगरबत्ती जलाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम आज जी रहे हैं। और जितना भी पॉडकास्ट मैम जो ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपके और अपने लिए कर ही नहीं रहा। अब हमने जो अपना बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया। हम बिगाड़ चुके मैं हैं। उस बच्चे के लिए ये बात कर रहा हूँ मैम जो आज सुबह मेदांता हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। जब सुबह उसने सांस ली है मैम, अब उस सांस की मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। आपने मुझसे अभी पूछा कि अगर कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, वो छोटा बच्चा जो सुबह पैदा हुआ है वो स्मोकिंग नहीं कर रहा मैम, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक कन्वर्जन फैक्टर होता है कि अगर आपका PM 2.5 22 के करीब बन जाए तो आप एक सिगरेट दिन की पी लेते हैं। 22 होने पर 22, और डेली का एवरेज रहता है 200 के करीब। तो इसका मतलब 10 सिगरेट हर आदमी बिना सिगरेट को हाथ लगाए शाम तक पी रहा है, ठीक है। सो जो वो सुबह सफदरजंग में बच्चा पैदा हुआ मैम, जिसने पहली सांस ली दिल्ली की हवा में, उस बच्चे ने रात तक 10 सिगरेट पी ली, जिसको सिगरेट का मतलब भी नहीं जो पता बेचारा होगा, पैदा ही जो हुआ है। जुवेनाइल स्मोकर है आज से। तो ये दिया है हमने अपने बच्चों को, जो गिफ्ट हमारे तरफ से हमने उनको प्रोवाइड डॉक्टर किया। पुरी ने कहा कि 22 के ऊपर अगर AQI गया तो समझ लीजिए आपने एक सिगरेट पी ली। तो आज आप अपने शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI किसी भी ऐप पर देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 1 से 2 घंटे के लिए भी घर से बाहर निकले या घर के अंदर भी हैं जहां हवा आ रही है, तो कितनी सिगरेट आप तक पहुंच रही है। अब आप इसका हिसाब किताब लगाइए और सोचिए कि तो फिर क्या ये माना जाए स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्मोकर है वो 10 उसके और ऊपर पी रहा है। सो 20 इज़ ऑलवेज बेटर वर्स देन 10। अगर आपने 10 पी तो आपकी लंग कैंसर होने का सपोज करिए वो बनता है 50%, और अगर आपने 20 पी तो 100% लंग कैंसर होना ही होना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आंकड़े ये कहते हैं कि पोल्यूशन आपकी ज़िंदगी के 10 से 11 साल कम कर देता है अगर आप दिल्ली NCR या ऐसे किसी प्रदूषित शहर में रहते हैं। सिगरेट आपकी ज़िंदगी के हर सिगरेट 11 मिनट कम कर देती है। तो जितना ज़्यादा आप नुकसान कर रहे हैं उतनी आप अपनी उम्र घटा रहे हैं। यही गणित है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए करना क्या है? करना सबसे पहले वही मैम, जो कुछ सोल्यूशंस मैंने अपने लिए बताए, आपके लिए बताए, वो करिए। सरकारों से बात करिए, पूछिए, सवाल पूछिए। आज सवाल बड़ा ये नहीं है कि हम कितने प्रोग्रेस हो जाएंगे, वो तो ठीक है, वो तो होगा। ह्यूमन रेजिलियंस, ह्यूमन टेंडेंसी है बढ़ते जाना आगे, बट बढ़ते हुए तोड़ फोड़ जो करते जा रहे हैं उसको कितना कम कर सकते हैं हमें देखना पड़ेगा। और सच में कह रहा हूँ मैम, आप
मैंने जैसे आपको 2-3 चीज़ें बताई, अगर आप आज अपने आसपास देखना स्टार्ट करेंगे 25 चीज़ें आपको दिख जाएंगी जो आप बंद कर सकते सुधार हैं, सकते हैं। सुधार सकते हैं कल सुबह तक या 10 दिन तक, जिससे आपका पोल्यूशन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लंग कैंसर की हम बात कर रहे थे, क्या लंग कैंसर ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है मैम। लंग कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4। 1 और 2 में सर्जरी करिए और उसके बाद हो सकता है कीमो रेडियोथेरेपी उनको मिले। कीमोथेरेपी नसों से दी जाने वाली दवा होती है, रेडियोथेरेपी बिजली होती है। सो ये कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट से लंग कैंसर स्टेज 2 या स्टेज 3 तक भी ट्रीटेबल है। स्टेज 3 के ऊपर का जो लंग कैंसर है, जिसको स्टेज 4 या फैला हुआ लंग कैंसर कहते हैं, उसमें ट्रीटमेंट आजकल मोस्टली दवाइयों से होता है। बट अब कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो स्टेज 4 के लंग कैंसर के पेशेंट को भी काफ़ी साल देती हैं जीने के लिए। अच्छा। हम इसी के स्पेशलिस्ट हैं, हम लंग कैंसर में सर्जरी भी करते हैं। कुछ साल पहले जब हम ये सर्जरीज किया करते थे, हम ओपन मेथड से करते थे, खोल के। अब भारत में दूरबीन का मेथड, जिसको वैट्स कहते हैं, बहुत ही प्रचलित हो गया है। हमारा सेंटर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैट्स करता है इंडिया में। रोबोटिक सर्जरी आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली हम कर रहे हैं अब लंग कैंसर के पेशेंट्स में, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में या फंगल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स में। तो ये पद्धतियाँ अब भारत में अवेलेबल हैं। इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारे पेशेंट्स को और पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले लंग कैंसर का कोई पेशेंट हमारी ओपीडी में अगर आता था तो हम कहते थे ये बस अब 2-3 महीने ही जिएगा। अब हमारे पास 5-5, 6-6 साल के फॉलोअप पेशेंट्स भी हैं। ओके। कैसे लोग जैसे आपने स्टेज 1 स्टेज 2 की बात की, कैसे लोग पहचान सकते हैं कि लंग कैंसर के लक्षण हैं? मैम, हर लक्षण को अगर लोग सीरियसली लेंगे तो हो सकता है लोग हमारे पास स्टेज 1 और 2 में आए। और अगर लोग लक्षणों को, जैसे भारत में बहुत कॉमन टेंडेंसी है, मैं बड़ी कॉमनली आपको बताता हूँ मेरी ओपीडी का सिनारियो। एक औरत है 52-54 ईयर्स की, और उसको बलगम में खून आना स्टार्ट हुआ। कुछ दिन तक आता रहा, उसने सोचा ब्रश से आ गया कभी उससे, और कम से कम 2 महीने तक अपने घर में किसी को नहीं बताया। ये नॉर्मल टेंडेंसी है मैम भारत की, कि हम अपने सिम्टम्स को तब तक दबा के रखते हैं जब तक वो सिम्टम्स मौत के कगार तक ना ले जाएं उनको। फिर वो जब मेरी ओपीडी में आई तो 2 से 3 महीने हो गए थे सिम्टम्स को। जब हमने पेट स्कैन कराया तो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। अब यही लेडी अगर 3-4 महीने पहले, जब बिल्कुल फर्स्ट सिम्टम आया था, उस टाइम पे हमारे पास आती, जितने भी सिम्टम्स हम होते हैं हम उसको बहुत सारे तरीक़ों से कोरिलेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई भी चीज़ निकले, अगर वो अर्ली हो तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी सिम्टम, जैसे आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस चढ़ रही है, खांसी में खून आ रहा है, कुछ दिन की खांसी जो रुक नहीं रही है, या बार बार ऐसी चीज़ें जैसे छाती में दर्द होना हो रहा है, कुछ पीलिया हो गया है, कुछ हो गया, इमीडिएटली इवेलुएट कराइए अपने फिजिशियन के पास जाके। और अगर वो ज़रा सा भी शक देता है कि आपको कैंसर हो सकता है तो इमीडिएटली आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन या चेस्ट सर्जन के पास जाइए और अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराइए। लंग्स की सेहत के लिए पीएफटी कराया जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बिल्कुल। कितना मददगार होता है और क्या क्या एक पीएफटी बता सकता है, या कोई और ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स हैं जो फेफड़ों की सेहत को बता सकें? मैम, 2 बहुत कॉमन अब इंडिया में भी आ रहे हैं पीएफटी का अपने का, जो हमारी लंग की कैपेसिटी को बताता है कि 1 मिनट में मैं कितनी सांस बाहर कर सकता हूँ या अंदर कर सकता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सीओपीडी के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें हमने सर्जरी भी करनी होती है और जिनको दवाइयाँ भी देनी होती है। हम ये देखते हैं कि ये पीएफटी कितना इम्प्रूव हुआ दवाइयाँ देने के बाद। दूसरा, आजकल एक पद्धति और भारत में बहुत कॉमनली आ गई है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिगरेट बहुत पीते हैं। अब सपोज़ करिए लोगों को लगता है कि मैंने भैया पिछले 10-12 साल सिगरेट पी है, अब कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो उनके लिए एक पद्धति आई है जिसको लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं। लो डोज सीटी क्या होता है, जैसे एक्सरेज होते हैं जिसके अंदर बहुत ही कम एक्सरे जाती है, इसमें भी बहुत ही माइन्यूट एक्सरे के हिसाब से ही रेज जाती हैं, बहुत ज़्यादा शरीर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हम फेफड़ों की बनावट या उसके अंदर कोई अगर कैंसर के कण आ गए हैं या ट्यूमर बन गया है, उसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। सो किनको कराना चाहिए? जो 10-12 साल जिन्होंने सिगरेट पी है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहे, आप अपने किसी भी नियरेस्ट अच्छे सेंटर में जाइए, जैसे मेदांता है या और भी सेंटर्स में है, वहाँ लो डोज सीटी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि अब हेल्थ पैकेजेस का भी पार्ट है, तो वो भी आप करा सकते हैं। ये 2 पद्धतियों से आप अपने लंग की कैपेसिटी जान सकते हैं और लंग में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो जान सकते हैं। लेकिन अगर घर बैठे आपको अपनी लंग की कैपेसिटी जाननी है, तो मैंने आपको एक बताया था, अगर आप लंबा सांस खींच के 40 सेकंड तक सांस आराम से रोक पा रहे हैं तो आपकी लंग की कैपेसिटी अभी भी ठीक है।
ओके। शंख बजाने से ऐसा कहा जाता है लंग्स बिल्कुल अच्छे सेम ही चीज़ है मैम। आप शंख बजा रहे हैं तो आपकी लंग की कैपेसिटी, अगर वो बच जाएगा तो इसका मतलब आपकी लंग की कैपेसिटी ठीक है। शंख बजाना सीखें लोग। बिल्कुल सीखना चाहिए। बिल्कुल बलून सर। फुलाना। बैलून फुलाने में एक प्रॉब्लम है मैम। हम अब जब एडवांस्ड थोरैसिक पे आते हैं तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि हवा बाहर फेंकना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप हवा बाहर फेंकते हैं आप अपने लंग्स की पेरिफेरी को पिचका रहे हैं। ओके। उससे बेहतर है हवा अंदर लेना। तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, लंबा सांस खींचना, उससे आप अपनी पेरिफेरी के लंग को भी हवा पूरा भर रहे फैला हैं। रहे हैं। ओके। और जब आप कुछ चीज़ फुला रहे हैं, हम भी अपने पेशेंट्स को शुरू शुरू में ना ये ब्लैडर जो होते हैं, फुटबॉल ब्लैडर, इनको फुलाने के लिए देते थे। तो फिर हमने जब शोध किए तो हमें समझ आया कि इससे बेहतर है हवा अंदर खींचना। बलून पिचकाइए। वो फुलाइए वो फिर तो पिचकाइए। हाँ, या तो फुला के पिचकाते रहिए या फिर सिंपल अपना सांस लंबा खींचिए और छोड़ दीजिए। ओके। एक वो भी मिलती है बलून्स को ऊपर नीचे करने की वो एक्सरसाइज। स्पेसिफिकली हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, जो स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर कहते हैं जी। उसको। वो हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को अपने देते हैं। उसमें अगर वो तीनों बॉल्स को कुछ देर के लिए, बट उसी का ये जो एक एडवांस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो तो एक आपको स्पायरोमीटर तो आप लेके साथ साथ चलेंगे नहीं। जी। उसी का आप समझिए, उन्होंने लंबा सांस खींचा, तीनों बैलून्स को ऊपर लाया और कुछ सेकंड्स के लिए रोक के रखा और छोड़ दिया। वही मैं आपको बता रहा हूँ, लंबा सांस खींचा, 40 सेकंड्स तक रोक के रखा और छोड़ दिया। सो यू आर डूइंग स्पायरोमीटरी विदाउट अ स्पायरोमीटर। और अगर स्पायरोमीटर है तो उसका इस्तेमाल कर बिल्कुल कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारे लंग के पेशेंट्स होते हैं उनको तो मैंडेटरी करना पड़ता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, क्योंकि हम कोई लंग का भाग निकाल दिया सपोज करिए, उसकी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए बार बार उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। सो वो कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक उस स्पायरोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं और ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें टारगेट क्या रहता है? तीनों जो तीनों बॉल्स ऊपर उठने चाहिए और और होल्ड 15-20 सेकंड तक वहाँ पे रुके रहना चाहिए। एटलीस्ट 10 सेकंड तक तो रोकिए। अगर वो उठाया और बिल्कुल गिर गया तो वो दैट इज़ नॉट ए गुड। वो आप किसी भी अच्छे यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं कि उसको कैसे खींचना है, पूरा खींच के रोक के फिर जाने देना है। फिर जाने देना है। स्पायरोमीटर्स अगर आपने देखे हैं, नहीं तो इंटरनेट पर आपको आराम से मिल जाएंगे। पहले एक बॉल उठेगी, अगर आपने कभी नहीं किया, फिर 2 उठेंगी, फिर 3 उठेंगी, फिर डॉक्टर साहब ने कहा उसे होल्ड भी कीजिए 10 सेकंड तक, तब हम मानेंगे कि हाँ आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। आपने कहा कि लंग्स का एक भाग निकाल देते हैं सर्जरी में, उसके बाद भी लंग्स क्या पूरी तरह काम कर पाते हैं? बिल्कुल मैम। जब हम किसी भी लंग सर्जरी के लिए पेशेंट को लेते हैं तो उसके प्री ऑपरेटिव बहुत सारे टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि अगर हम ये लंग का भाग निकाल देंगे तो क्या इसकी कैपेसिटी ज़्यादा तो रिड्यूस तो नहीं हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि वो पेशेंट ऑक्सीजन पे आ जाए सर्जरी के बाद। सो हम ये पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिससे ये कैलकुलेशंस हम कर पाते हैं, और उसका लंग का भाग निकालने के बाद भी अच्छी एक्सरसाइज वगैरह से हम उसकी कैपेसिटी हॉस्पिटल में ही बढ़ा के वापस भेजते हैं उसको, ताकि जब वो घर पहुंचे तो वो अपनी बीमारी से ज़्यादा बेहतर हो। यानी पूरा लंग है या आधा लंग है, उससे इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी है। हेल्दी लंग है। अगर आप अनहेल्दी लंग अंदर रखेंगे तो वो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाकी जगह को भी कॉज करता ही रहेगा। किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं लंग्स को? काटने की भी एक सीमा होती होगी। एक लंग को पूरा निकाला जा सकता है। इंसान एक लंग के ऊपर अपनी लाइफ को जी सकता है। अच्छा। इसको न्यूमेनेक्टमी कहते हैं। बहुत सारे केसेस में आजकल टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा लंग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसकी वजह से हमको कई बार एक पूरा लंग निकालना पड़ जाता है। तो एक लंग पे इंसान जी सकता है। डॉक्टर साहब, लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट सुना है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी सुना है, लंग ट्रांसप्लांट भारत के लिए बहुत नई चीज़ है। बिल्कुल। किन केसेस में करना पड़ता है और कितना कामयाब होता है? जी, हम भारत में कुछ ही हॉस्पिटल्स या कुछ ही टीम्स हैं जो लंग ट्रांसप्लांट करती है। उसमें से मेदांता में हमारी टीम भी एक है, 1-2 टीम्स और हैं जो करती हैं। ये ह्यूमन काइंड की सबसे डिफ़िकल्ट सर्जरीज में से एक है। उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है मैम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, लंग फाइब्रोसिस, जिनके लंग पूरी तरह से सिकुड़ गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब कॉन्टीन्यूस उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी एज 65 से कम है और एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व है लंग, और बाकी ऑर्गन्स उनके ठीक है। ऐसे पेशेंट को फेफड़ा प्रत्यारोपण या लंग ट्रांसप्लांट करके एक नई जीवन दिया जा सकता है। इट्स ए वेरी बिग सर्जरी, बहुत लंबा इसका प्रक्रिया होती है। पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो 50-60 के करीब टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के बाद एक पूरी गोष्ठी बैठती है, पूरी डॉक्टर्स की कमेटी बैठती है, वो इन टेस्ट को ओके करती है। फिर भारत सरकार की वेबसाइट नोटो पे इनको लिस्ट किया जाता है। फिर 2 से 3 महीने का समय लगता है फेफड़ा मिलने में। मैचिंग फेफड़ा ब्रेन डेड डोनर से मिलता है, भारत सरकार ही प्रोवाइड करवाती है। वो मिलने के बाद
फेफड़ा प्रत्यारोपण किया जाता है, नए लंग्स लगाए जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। इस सर्जरी का जो सक्सेस रेट है वो 85 to 90% है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी है। इसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करने में ही हमें कई दिन का समय लग जाता है, लेकिन जिसकी हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है। आप सोचिए, एक पेशेंट जो 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन पे हर वक्त बैठा हुआ है, और जब वो फेफड़ा प्रत्यारोपण करके, आज सुबह मेरा एक पेशेंट फेफड़ा प्रत्यारोपण का श्रीनगर में स्कीइंग करके उसने मुझे अपनी फ़ोटोग्राफ भेजी। ये चीज़ें मैम इतना हमको प्रेरित करती हैं, इतना खुश करती हैं, हमें कुछ नहीं भाता है, सिर्फ यही चीज़ जब ये पेशेंट्स की फ़ोटोग्राफ से टेस्टिमोनियल या वो अपना भेजते हैं कि आज मैंने अपनी बेटी को अपने हाथ में उठाया। आज मेरी एक पेशेंट मैम, अभी उनका पूरा लंग निकाला हमने, तो उनको लंग निकालने के बाद उसके बहुत ज़्यादा ये एप्रीहेंशन था कि वो कभी माँ बन सकती है या नहीं बन सकती। अभी 4 या 5 दिन पहले अपनी छोटी बेटी लेके वो मेरी ओपीडी में आई, और वो एक फेफड़े पर जिंदा एक है। फेफड़े पे जिंदा है, और उस खुशी को ना वो बयान कर सकती है मैम वर्ड्स में, ना मैं बयान कर इट्स अ सकता हूँ। प्लेजेंट सरप्राइज फॉर डॉक्टर्स आल्सो Obviously. व्हेन यू सी सच पेशेंट्स। Obviously. ओके, लंग ट्रांसप्लांट में आपने कहा बहुत मुश्किल सर्जरी है, तो क्या मुश्किलें आती हैं, और कैंडिडेट सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता होगा, मैम किसका हो कैंडिडेट सकता है? सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत कैंडिडेट सेलेक्ट किया तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। रेसिपिएंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम इंडिया में। लोग अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं इंडिया में। इसके बहुत सारे रिलीजियस मिथ्स हैं। लोग सोचते हैं कि आँख के बिना ऊपर गए तो फिर अगले जन्म में बिना आँख के पैदा होंगे, फेफड़ों के बिना गए तो अगले जन्म में कुछ हो। तो ये जो मिथ्स हैं मैम, अगर ये हट जाएं तो अगर एक ब्रेन डेड डोनर 8 लोगों को अपना जीवन दे सकता है, वो अपना लंग डोनेट कर सकता है, वो अपने लिवर डोनेट कर सकता है, आंखें डोनेट कर सकता है, हार्ट डोनेट कर सकता है, स्किन, हैंड, सब कुछ डोनेट किया जा सकता है। आपने क्या करना है, इनको आग में ले जाके मैम, अगर आप डोनेट करेंगे 8 जिंदगियों को आप बचाएंगे। बट इंडिया में ये बहुत कम होता है, इसीलिए हमें बहुत टाइम लगता है मैचिंग लंग्स मिलने में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर्जरी बहुत फाइन है, कम से कम 24 घंटे का समय लगता है मैम हमें ये सर्जरी करने में। तो अगर हम आज 3 बजे ये सर्जरी शुरू करेंगे दोपहर को, तो अगले दिन सुबह दोपहर को 3 बजे ख़त्म होगी। तो बहुत ज़्यादा माइंड की फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है ऐसी सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए, और बहुत बड़ी टीम चाहिए होती तो है। डॉक्टर्स 24 घंटे ओटी में रहते 24 हैं? घंटे ओटी में रहते हैं। 24 घंटे तक एक एक प्रोसीजर में माइन्यूट होता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी देर के बाद उसको ठीक कर देंगे। एक स्ट्रोक गलत, एक टांका गलत, एंड यू आर गॉन, आप यू आर बैक बाई एवरीथिंग। सो डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है जो ये ऑपरेट कर रही होती है। कोई सिंगल डॉक्टर नहीं, बहुत बड़ी टीम आहिस्ता 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 इस सर्जरी को परफॉर्म करती है, और फिर ये सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मेदांता में हम ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे, अभी तक ईश्वर की कृपा चल रही है, और पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ओके, अब उस चुनौती की बात करते हैं जिससे भारत सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। 2025 में चुनौती है कि हम टीबी मुक्त हो जाएं। लगातार कैंपेन्स चल रही हैं। जी जी। आप किस तरह के टीबी के मरीज़ देखते हैं? आम लोग सोचते हैं टीबी है, गरीब आदमी को ही होगा। मैम टीबी का मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। एक चीज़ सच है कि भारत की सरकार की जो मंशा है टीबी को ख़त्म करने की, वो बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ है मैम? प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन के साथ है। सपोज करिए मैं आपको कहता हूँ कि सच में पिछले 3 साल के अंदर टीबी का इंसिडेंस जो है वो 19 से 17% आया। बहुत बढ़िया बात है, 2% गिर गया। लेकिन ये 2% और जो वो 17% है मैम, वो जो एब्सोल्यूट नंबर है वो करोड़ों में है। तो नंबर बढ़ रहा है, परसेंटेज चाहे फॉल कर रही हो। अब टीबी भी अपना स्वरूप बदल रही है मैम। आज से 10 से 20 साल पहले जब हमारे ओपीडीज़ में टीबी के पेशेंट आया करते थे, यूजुअली वो ऐसी जगहों से थे जो अंडर प्रिविलेज थी। बहुत सारे 20-25 लोग एक साथ रहते हैं, एक को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सबको हो गया, खाने का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है उन लोगों को। पिछले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर मैंने देखा है मैम, इट इज़ बिकमिंग ए डिजीज़ ऑफ हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक यंग लड़का बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता है, जिम जाना स्टार्ट करता है। जिम जाते ही मैम वो वे प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल स्टार्ट करता है। स्टीरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को ऐसे मारते हैं। अब वही लड़का मैम जब कम्युनिटी में काम कर रहा है, जैसे कहीं किसी ऑफिस में है, किसी उसमें 50 लोग उससे मिलने आए, कौन टीबी का पेशेंट है वो जानता भी नहीं है। और टीबी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ही लो लेवल पे है, टीबी उसको ऐसे पकड़ लेती है। यंग लड़कियां मैम जो एक्सेसिव डाइटिंग करके 0 फिगर्स अचीव करना चाहती हैं,
उनको टीबी पकड़ रही है। सो जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्लम्स में टीबी होने का वो था, वो अब हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हो रहा है। हमारे पास पेशेंट्स टीबी के साथ नहीं आते मैम, क्योंकि मैं फिजिशियन नहीं हूँ, सर्जन हूँ। हमारे पास पेशेंट टीबी की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, जैसे एम्पाइमा, छाती में पस पड़ जाना, एस्परजिलोमा, फंगल बॉल्स बन जाना, कैविटीज़ बन जाना टीबी की बड़ी बड़ी। इन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और इनकी भी हम सर्जरी करके इनको ठीक कर देते हैं। बट फर्स्ट कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि टीबी हो। आहिस्ता आहिस्ता टीबी खत्म होगा। चाइना में अब खत्म हो रहा है, जापान ने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में बिल्कुल ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर ख़त्म होगा, बट अभी 15-20 साल के लिए टीबी कहीं जाने वाला नहीं है। सरकार 2025 का टारगेट लेके बैठी है। 2050 में भी हम यही पॉडकास्ट में अगर कर रहे होंगे, हम इसी टीबी की बात किसी और स्वरूप में कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, नाउ इट इज़ बिकमिंग ए डिजीज़ ऑफ द हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट द लोअर वन। लेकिन अभी भी मोटे तौर पर गरीब तबके में टीबी का इंसिडेंस ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है मैम, अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग जिस कंडीशंस में वो बेचारे रहते हैं, उस कंडीशन में अगर एक भी किसी व्यक्ति को टीबी हुआ, और पहले तो कुछ दिन तो वो कुछ करता ही नहीं है ना, उसको खांसी हो रही है, बलगम, वो खांसता जा रहा है। जब वो 20-25 दिन के बाद टेस्ट कराता है, तब तक तो कम से कम हज़ारों लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। तो इसीलिए इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। जबकि हम लगातार देख रहे हैं सरकार कैंपेन चलाती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी टीबी हो सकती है। भारत में कोई नहीं सुनता मैम, पढ़े लिखे लोग नहीं सुनते, वो तो बेचारे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल के अलावा कहीं और जा सके। सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, अगर आपको टीबी है दवा मुफ्त मिलती है, अगर आपको टीबी है आपको खाने के लिए महीने भर का गुजारा करने लायक खाना मिलता है, अगर आपको टीबी है आप सरकार की योजना से जुड़ सकते हैं, अपने परिवार का भी जो चेकअप है वो मुफ्त में करा सकते हैं, बशर्ते आप समय रहते इस बात को पहचानें कि अगर आपको टीबी है तो आप एक साथ कई लोगों को मरीज बना सकते हैं। तो खुद की सेहत और परिवार की सेहत को ध्यान में रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है कि टीबी इरेडिकेट हो जाए देश से, मुश्किल है, होता लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, अपने आसपास किसी को टीबी है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, तो ज़रूर कीजिए। टीबी का इलाज फ्री हो, इसके लिए सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है। बाकी कोशिशें मरीजों को या फिर जो संदिग्ध मरीज़ हैं, जो सस्पेक्ट हैं अभी टीबी के, उन्हें करनी है। तो डॉक्टर साहब, लंग्स की सेहत की हमने लंबी चौड़ी बात की है, और अभी आपको भी यहाँ से निकल के दिल्ली एनसीआर का ही सफ़र करना है। उस सफ़र में आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे कि पोल्यूशन आपको कम से कम नुकसान पहुँचाए? मैम, मैं बहुत प्रोपोनेंट हूँ मैं योगा का। मैं सुबह जब उठता हूँ, अपना काम शुरू करने से पहले मैं आधा घंटा योगा ज़रूर करता हूँ। मैं शाम को आधा घंटा ट्रेडमिल ज़रूर करता हूँ। मैं अपनी लंग कैपेसिटी के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैंने आपके पॉडकास्ट शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी पिया। मैं अभी फिर जब यहाँ से उठूँगा मैं 1 गिलास पानी और पीऊँगा। मैं हमेशा, जब मैं अपनी ओपीडी में पेशेंट्स देख रहा होता हूँ, 2 पेशेंट्स के बीच में मैं हमेशा एक बार लंबा सांस लेके सांस ज़रूर रोकता हूँ। 46-45 सेकंड्स मेरा नॉर्मल है। मैं 1 मिनट से ऊपर भी रोक सकता हूँ, बट 45 सेकंड्स इज़ गुड इनफ। मैं हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाता हूँ। मैं अपनी मील्स को बहुत ही ध्यान से टेलर करता हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि वी आर नॉट मेड फॉर द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हमें सिर्फ 2 मील्स लेनी चाहिए। सूर्योदय के कम से कम 2-3 घंटे के बाद एक बार खाना खाइए, और सूर्यास्त से पहले एक बार खाना खाइए। अगर आप ये करते हैं, आपको 0 फिगर अचीव करने के लिए किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना सेहत का ख्याल रख सकते हैं। योगा का आपने जिक्र किया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राणायाम है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं। योगा इज़ ऑल अबाउट डूइंग एक्सरसाइजेस with regulation of your breathing patterns. So it is one of the best things जो हिंदुस्तान ने, भारत ने पूरी दुनिया को दी है। तो अगर आप योगा करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, आजकल कई लोग भी सिखाते हैं। सो आप ऐप ऑन करिए, योगा करिए, अच्छी तरह करिए, सांसों को भी रेगुलेट करिए, और आपका एक डेली रूटीन भी बन जाएगा। बिल्कुल। एम्स ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो लोग माइंडफुल योगा करते हैं, माइंडफुल योगा का मतलब यौगिक एक्सरसाइज करते हुए अपनी ब्रीथ पर ध्यान रखते हैं कि कब ब्रीद इन करना है, कब सांस खींचनी है, कब छोड़नी है, उनको बाकी लोगों के मुकाबले, जो योगा को सिर्फ एक्सरसाइज समझ के करते हैं, बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप अगर अपनी सांस की गति का ध्यान रखेंगे, खींचना, छोड़ना, कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कितनी होल्ड करनी है, मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी के पास पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैम। और आपके पास मरीजों की कोई कमी है नहीं। हम ये नहीं चाहते मैम कि
गलतियों से मरीज़ आएँ। जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो बेचारे ग्रस्त हैं किसी से, पर अपनी गलतियों को तो सुधार के एटलीस्ट मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक लंबी सांस लीजिए और इस पॉडकास्ट को बार बार देखिए। अपनी हेल्थ, लंग्स हेल्थ के लिए खासतौर पर जो टिप्स डॉक्टर पुरी ने बताए हैं उन्हें नोट कीजिए। फिर भी कोई कमी रह जाए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। हम आपके सवालों के जवाब डॉक्टर पुरी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करते हैं लोग आज चैन की सांस लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।